जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर जो कुछ भी बताया जाता है ये सारी चीज़ें आप लोग को अपने कॉपी में लिखते जाना है, ठीक है ना। बीसू सर जो मैथ का क्लास करा रहे हैं वो क्लास आप लोग छोड़ो नहीं तो बाद में आप लोगों को पछताना पड़ेगा। बीसू सर का जो मैथ का क्लास है वो क्लास करने के बाद आप कहीं भी जाकर इंडियन आर्मी जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का टेस्ट लगाकर देख लेना, मतलब उसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे और वो बहुत आसान भाषा में मैथ समझा देते हैं। पूरा का पूरा मैथ चैप्टर वाइज पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग चैप्टर वाइज नहीं पढ़े हो, आपको नहीं पता है, तो प्ले लिस्ट में जाना। एक चैप्टर से लेकर अभी 40-42 क्लास करा चुके हैं, ठीक है ना। और अभी भी चैप्टर वाइज क्लास कराते हैं शाम को 7 बजे। तो रेगुलर आप लोग शाम को 7 बजे मैथ का क्लास करते रहो। अगर एक बार करने से भूल जा रहे हो ना, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं जैसे क्लास तो करता हूं लेकिन कभी कभी भूल जाता हूं, तो ये तो सभी लोगों का हाल है मेरे भाई, सभी लोग भूल जाते हैं। एक बार आप लोग को वैसे करते जाना है, फिर दोबारा जब दोहराओगे ना तो फिर हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर दोबारा भी नहीं आएगा ना तो फिर जब तीसरा बार पढ़ोगे पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक तो भाई कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग को रेगुलर क्लास करते जाना है और दोबारा जब भर्ती आ जाएगी तो दोबारा एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। और आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न हैं। ये पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट होने वाला है। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के हैं, 15 प्रश्न मैथ के हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के हैं। 50 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 50 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। आप जितने भी लोग कमेंट करते हो सभी लोगों के कमेंट को मैं भी देखता हूं और बीसू सर भी देखते हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। उससे आप लोग के अंदर भी ऐसा होता है कि यार मेरा 50 में से 30 को सही हुआ है, 35 को सही हुआ है, तो आप लोग का मनोबल भी मतलब अच्छा रहता है, ठीक है ना। उस तरह से बहुत सारे लोगों का मनोबल डाउन हो जाता है, तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है। देखो हर राज्य के राज्यपाल के बारे में आप लोगों को हमेशा पढ़ते हुए चलना है, ठीक है ना। और हर राज्य के राजधानी के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए और हर राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है। गुरमीत सिंह, कलराज मिश्र, छगन भाई, गगन भाई पटेल और आनंदीबेन पटेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कलराज मिश्र, ठीक है ना। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। अगर पूछ देगा कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, ठीक है ना। दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। और राजस्थान का राजधानी कहां पर है, तो राजस्थान का राजधानी जयपुर है, ठीक है ना। ये तीनों आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर राजस्थान से कुछ प्रश्न बनाएगा ना तो यही मतलब 3 में से एक प्रश्न बनाएगा, इसके अलावा दूसरा प्रश्न नहीं बना सकता है। तो तीनों आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो गुरमीत सिंह है ये उत्तराखंड के मतलब राज्यपाल हैं, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह लिखा जाता है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और छगन भाई मंगू भाई पटेल ये कहां के राज्यपाल हैं, तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल पड़ता है। अब आनंदीबेन पटेल लिखा गया है, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ये तो सभी लोगों को पता होगा, ये तो बताने का जरूरत नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कथकली नृत्य केरल से संबंधित है, ठीक है ना। केरल इज राइट आंसर। अगर सिर्फ कथक लिख देगा कि कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कथक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना। अगर कथकली पूछेगा तो वो केरल से हो जाएगा। अगर सिर्फ कथक पूछेगा तो ये उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य क्या है, तो कुचिपुड़ी है, ठीक है ना। बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग जाकर देख लेना, पिछले साल का इंडियन आर्मी का पेपर उठाकर देख लेना, बार बार पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है, तो वो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना। और भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वो तमिलनाडु का है। और जो सबसे पुराना नृत्य है ना वो भरतनाट्यम है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईरान देश की राजधानी है तेहरान, ताइपे, कीव और वियना। ईरान देश की राजधानी कहां पर है, तो इसका राइट आंसर तेहरान हो जाएगा। तेहरान इज राइट आंसर, ठीक है ना। और ईरान देश का मुद्रा क्या है, तो वो रियाल हो जाएगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ
चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्मृति स्थल किससे संबंधित है? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। स्मृति स्थल किससे संबंधित है? तो स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर, हैदराबाद, नई दिल्ली और मुंबई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है ना। हैदराबाद इज राइट आंसर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। और आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर भी हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना। मैं आईएएस का बात नहीं कर रहा हूं। अगर आईएएस ट्रेनिंग सेंटर पूछेगा ना तो वो मसूरी में स्थित है। और ये जो है आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर ये हैदराबाद में है, ठीक है ना। स्वर्ण मंदिर कहां पर है? तो ये अमृतसर में है। अगर पूछ देगा कि इंडिया गेट कहां पर स्थित है तो वो नई दिल्ली में है। इंडिया गेट कहां पर है? ये नई दिल्ली में है। अगर उसी को पूछ देगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है तो वो मुंबई में स्थित है, ठीक है ना। ये चारों आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडिया गेट कहां पर है? नई दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में है। इस प्रश्न को लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो कंफ्यूजन में पड़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि इजराइल के गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? मोसाद, सावक और मुखबारात अल मुखबारात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा मोसाद, ठीक है ना। इजराइल के गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? तो इजराइल के गुप्तचर संस्था का मोसाद नाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नारा से इंडियन आर्मी के पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक और इकबाल। यहां पर मोहम्मद इकबाल रहेगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, ठीक है ना। मोहम्मद इकबाल इज राइट आंसर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने। और सुभाष चंद्र बोस कौन सा नारा दिए थे? तो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था? ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था? तो ये मंगल पांडे ने दिया था, ठीक है ना। और मंगल पांडे का संबंध किस क्रांति से है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। और इस बार जो अग्निवीर का पेपर हुआ था ना उसमें भी पूछा गया था। तो 1857 की क्रांति से है, ठीक है ना। मंगल पांडे का संबंध किस क्रांति से है? तो वो 1857 की क्रांति से है। 1857 की क्रांति कहां से शुरुआत हुई थी? तो वो मेरठ से हुई थी, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और बाल गंगाधर तिलक का नारा मतलब क्या है? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नारा किनका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है, ठीक है ना। तो चारों लोगों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर आप लोग साइड में लिख लो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। और मारो फिरंगी को ये मंगल पांडे जी का नारा है। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है, ठीक है ना। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? यहाँ आईएएस के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत सारे लोग आईएएस और आईपीएस में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो आप लोग को कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? किरण बेदी, अन्ना जॉर्ज, कर्णम मल्लेश्वरी और सुचिता कृपलानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज इज राइट आंसर, ठीक है ना। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज थी, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, अगर आईपीएस पूछेगा ना तो वो किरण बेदी हो जाएगा। किरण बेदी इज राइट आंसर। और आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? तो हैदराबाद में है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और आईएएस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? तो वो मसूरी में है, ठीक है ना। ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो प्रथम महिला आईएएस कौन थी ये भी पता होना चाहिए, और आईएएस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि यही सब इंडियन आर्मी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं बनता है। और आईपीएस का भी ट्रेनिंग सेंटर आप लोगों को पता होना चाहिए। और कर्णम मल्लेश्वरी जो है ना इनका संबंध भारोत्तोलन से है। ये ओलंपिक में जैसे पदक लाई थी, प्रथम महिला थी, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? तो ये खान
सुल्तान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। देखो ये नाट जो है ना, जैसे नॉन ऑफ दीज होता है तो मैं इनमें से कोई नहीं बोलता हूं, जैसे इस तरह से बोलता हूं कि नाट इनमें से कोई नहीं, तो भाई मैं अपने भाषा में आप लोगों को बताता हूं, इसको आप लोग ज्यादा सीरियस नहीं लेना, ठीक है ना। मेरा बस एक ही मकसद है, मैं जो कुछ भी यहां पर बता रहा हूं वो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, हमारा भाषा समझ में आना चाहिए। और ये प्रश्न आप जहां भी टेस्ट लगा रहे हो, जहां भी पेपर देने जा रहे हो, ये प्रश्न उस पेपर में पूछा जाना चाहिए। मेरा मकसद बस यही है, ठीक है ना। बाकी आप लोग लैंग्वेज पर नहीं जाना, लैंग्वेज बस समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर अभ्यारण्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में है, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, तो वो भी उत्तराखंड में है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, तो ये गुजरात में है, ठीक है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये गुजरात में है। और ये जो है रणथंभौर अभ्यारण्य ये राजस्थान में है। तो चारों ऑप्शंस के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं, साइड में आप लोग लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल, वॉलीबॉल इज राइट आंसर, ठीक है ना। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये वॉलीबॉल है। और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, ठीक है ना। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है। फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है, हिमा दास, करणम मल्लेश्वरी, अनिल कुंबले और माइकल फेलप्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फेलप्स, ठीक है ना। माइकल फेलप्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है। मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है, तीरंदाज, निशानेबाजी, हॉकी और तैराकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा, हॉकी इज राइट आंसर, ठीक है ना। मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है, तो मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। देखो इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर होने वाला है आप लोग देख लेना, मतलब जो भी ये जो लखनऊ शहर है और जो भी मतलब अच्छा शहर है, इंपॉर्टेंट शहर है जो हाईलाइटेड है ना, तो वो किस नदी के किनारे बसा है इस बार पूछा जाएगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, गंगा, यमुना, सरयू और गोमती। इसका राइट आंसर गोमती हो जाएगा, गोमती इज राइट आंसर। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। और ये जो सरयू है ना, अगर अयोध्या के बारे में पूछ देगा, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। वाराणसी और हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है, तो वाराणसी और हरिद्वार यमुना नहीं, वाराणसी और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है। और आगरा और दिल्ली पूछ देगा ना, तो आगरा और दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ था दिल्ली का बार बार पूछा जा रहा था, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, इसलिए बार बार पूछा जा रहा था कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। हो सकता है टीसीएस कंपनी पेपर करा रही है, इस बार 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 दिल्ली का पूछ दे रही थी, तो अगली बार आगरा का पूछ दे, क्योंकि आगरा भी यमुना नदी के किनारे बसा है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि G20 की स्थापना कब हुई थी। 1999 बर्लिन में, 1998 अमेरिका में, 1997 रूस में और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999, ठीक है ना। 1999 इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 15 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है, विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर विषाणु हो जाएगा, ठीक है ना। विषाणु को वायरस भी बोला जाता है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है, तो इन्फ्लुएंजा बीमारी विषाणु के द्वारा होती है, विषाणु को वायरस भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें है, पानी, वायु, निर्वात और स्टील।
स्टील, इसका राइट आंसर स्टील हो जाएगा, स्टील इज राइट आंसर। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में है, तो स्टील में है, ठीक है ना। और बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। पूछा जाता है हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 2019 में बनारस यार में जो पेपर हुआ था तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, जिसमें हमारा दोस्त फौजी बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, एथेन, मेथेन, प्रोपेन और एसिटिलीन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मेथेन हो जाएगा, CH4 जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, CH4 है। बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो मेथेन गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसमें, बायोगैस में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दम्मा रोग से कौन सा अंग संबंधित है, श्वसन तंत्र, लीवर, हृदय और शिरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर श्वसन तंत्र हो जाएगा, ठीक है ना। दम्मा रोग से कौन सा अंग संबंधित है, तो दम्मा रोग से श्वसन तंत्र संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी। देखो ये प्रश्न करंट अफेयर्स का भी बना सकता है और ये प्रश्न मतलब जीके का भी बना सकता है, सामान्य ज्ञान का भी बना सकता है, और ये सामान्य विज्ञान में भी दे दिया है, ठीक है ना। डायनामाइट की खोज किसने की थी, न्यूटन, आइंस्टीन और अल्फ्रेड नोबेल और नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है ना। अल्फ्रेड नोबेल इज राइट आंसर। जो नोबेल पुरस्कार होता है ना उसी से संबंधित ये प्रश्न है। अब देखो जो जीके का प्रश्न बनाएगा, सामान्य ज्ञान का प्रश्न बनाएगा, तो नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछ देगा। ये भी पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ था, तो 1901 से शुरुआत हुआ था और 1900 में मतलब बोला गया था, ठीक है ना, लेकिन 1901 से शुरुआत हुआ था नोबेल पुरस्कार का शुरुआत, ठीक है ना। ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCaCO3 और CaOH2 नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा CaCO3, ठीक है ना। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोने में तांबा मिलाने से होता है, सोने में तांबा मिलाने से क्या होता है, कठोर होता है, तन्य और नरम चादर में डालने योग्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर, ठीक है ना, कठोर इज राइट आंसर। सोने में तांबा मिलाने से क्या होता है, कठोर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख का पारदर्शी अग्रभाग होता है, आंख का पारदर्शी अग्रभाग क्या होता है, लेंस, रेटिना, आंख की पुतली और कार्निया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कार्निया हो जाएगा, कार्निया इज राइट आंसर। ध्यान से मेरे बातों को सुनते जाना, ठीक है ना। आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना और ध्यान से सुनते जाना। जब दोबारा इसका रिवीजन कराऊंगा ना तो आपके दिमाग में ये प्रश्न सेट हो जाएगा, आप लोग देख लेना। आंख का पारदर्शी अग्रभाग होता है कार्निया, ठीक है ना, आंख का पारदर्शी अग्रभाग होता है कार्निया। नेक्स्ट प्रश्न है 1 मील में कितने मीटर होते हैं, तो 1609 मीटर, 1500 मीटर, 1450 मीटर और 1600 मीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1609 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग पेपर देने जाओगे ये 1600 मीटर नहीं दिया रहेगा, जैसे 1450 दे देगा, 1500 दे देगा, 1300 दे देगा और 1600 दे देगा, डायरेक्ट 1600 दे देगा, तो आप लोगों को 1600 पर ही मारना है, ठीक है ना। अगर 1600 के आसपास में जो देगा, जैसे कम देगा तो उस पर नहीं मारना है, ठीक है ना। वैसे 1600 ना होता है, आप लोग गूगल करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुर्दे किडनी में पथरी से बचने के लिए हमें नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, गाजर, टमाटर, आलू और बैगन है। तो इसका राइट आंसर टमाटर हो जाएगा, टमाटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चमड़े के प्रमुख घटक है कोलेजन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर और जिप्सम है। तो इसका राइट आंसर पॉलीमर हो जाएगा, पॉलीमर इज राइट आंसर। चमड़े के प्रमुख घटक है पॉलीमर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन और नियोप्रीन, नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आइसोप्रीन हो जाएगा, आइसोप्रीन इज राइट आंसर। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। अम्ल व क्षार की क्रिया से बनने वाला उत्पाद है, अम्ल व क्षार की क्रिया से बनने वाला उत्पाद कौन सा है, लवण व जल, लवण और जल और नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लवण व जल हो जाएगा, ठीक है ना, लवण व जल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है लहसुन व प्याज, यहाँ देखो प्याज लिखना चाहिए, ठीक है ना, प्याज लिखा गया है, तो टाइपिंग करने में कहीं कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। लहसुन व प्याज में गंध का कारण है, जैसे लहसुन व प्याज में जो महकता है ना उसका क्या कारण होता है, यूरिया, मतलब उसमें क्या मिला होता है, यूरिया, सल्फर, फास्फोरस और अमोनिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर, सल्फर इज राइट आंसर, ठीक है ना।
सल्फर इज राइट आंसर। लहसुन व प्याज में गंध का कारण क्या होता है? सल्फर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि प्रकृति में सबसे मजबूत बल है अंतर आणविक बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल। नाभिकीय बल इज राइट आंसर। प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है? तो ये नाभिकीय बल है। अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब बीसू सर आ रहे हैं मैथ का क्लास कराने के लिए, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, ठीक है ना। और मतलब इससे पहले जितना भी जीके जीएस का क्लास हो चुका है, जितना भी प्रैक्टिस सेट वाला क्लास चल चुका है, अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हो तो पूरा का पूरा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग पूरा क्लास कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि उसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो डाला गया है, और प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो अभी बीसू सर आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो जो क्वेश्चन कराए आपको नीलेश भाई ने, बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन कराए। और सबसे बड़ी बात क्वेश्चन की क्या थी, आज ऑप्शन पर भी आपको डिस्कस किया। क्योंकि क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, अगर एक लाइन पर आप टिक करते हैं, एक क्वेश्चन के ऑप्शन पर टिक करते हैं, तो उससे क्या होता है, कभी कभी हमें एक ऑप्शन ध्यान रहता है, लेकिन आज ऑप्शन को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आप हर ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देखें, और वाकई में यहाँ से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जो आर्मी की प्रॉपर तैयारी करना चाहता है, तो यानी कि आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हो, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस पर डे मिलती चली जाएंगी। तो 15 क्वेश्चन जीके के हुए आपके, 15 मैथ, 15 साइंस के हुए। अब चलते हैं अपने मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है आपको कि 18x और -9 और बराबर 9x प्लस 144। 18x - 9 बराबर 9x प्लस 144। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो x और x की वैल्यू है उसको साथ लेकर आएंगे, और जो संख्या है उसको साथ लेकर गए। तो 18x ये प्लस का 9x है, इधर आया तो माइनस का 9x। जब भी कोई संख्या बराबर से इधर जाती है, अगर प्लस की है तो माइनस हो जाएगी। तो 144 और माइनस की है तो प्लस हो गई, माइनस है तो प्लस हो गई। 18 से 9 गया तो 9x और बराबर 144 में 9 जोड़ दिया 153। जब 144 में 9 जोड़ दिया तो 153, तो x बराबर 153 का बटा 9, और 9 से इसको काट दिया। 9 एकम 9 बचा कितना, 6 और 3 और 9 सत्ते 63, मतलब 17 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, आपका सही है। क्या किया, प्लस का 9x इधर आया, माइनस का 9x, 18 से 9 गया तो 9x बचा। 144 में 9 जोड़ दे तो 153, 153 को 9 से डिवाइड किया तो 17 दोस्तों आपका आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18, 72 और 90 का लैस है आपको लेना है। 18, 72 और 90 का जब इस तरह का लैस है लेना, तो अगर हम इसका लैस है लेते तो ऐसी संख्या से काट लो जिससे सारी कटती हो, या फिर छोटी छोटी वैल्यू से टुकड़ों से काट लो। अगर दिख रहा आपको 18 से सहरा, तो 18 से काट लो। 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 18 पंजे 90। हम काट सकते हैं 2, 2, 2 से भी काट सकते हैं, फिर लेंथी थोड़ा प्रोसेस चला जाएगा। लेकिन बड़ी वैल्यू से अगर आप काटते हैं तो सारी की सारी वैल्यू एक संख्या से ही कटनी चाहिए। अब काट दिया आपने 2 से 1, 2 और 5, फिर काट दिया 2 से 1, 1 और 5, और फिर आपने काट दिया 5 से 1, 1 और 1, और क्या कर लिया, गुणा कर लिया। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, और 72 का 5 से गुणा, मतलब 18 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 पंजे किया तो 360, और 360 क्या दोस्तों आपका बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। बी ऑप्शन क्या है, सही है। क्या लेना था हमें, लैस है लेना था ओनली। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 के प्रथम 50 गुण, जो देखो 5 के प्रथम 50 गुणज जो होते हैं, 5 के प्रथम 50 गुणज, और 5 के पहले 50 जो गुणज हैं, वो पहला गुणज है 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, और ऐसे करते करते चले जाओ तो 50वां गुणज होगा जो 50 गुणा 5, तो 50 पंजा 250। क्या हुआ, 5 के प्रथम 50 गुणज, तो पहला गुणज 5 और 50वां गुणज जो आ गया आपका 250 आ गया। और औसत पूछ लिया, जब बहुत ज्यादा संख्याएं दे दे और उनका औसत पूछ ले, तो प्रथम पद
प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2, यानी कि पहला पद और अंतिम पद बटे 2, और प्रथम पद कितना 5 और अंतिम पद कितना 250। पहला पद जो है आपका, पहला पद जो आपका है वो कितना हुआ 5, पहला पद हुआ हमारा 5 और अंतिम पद कितना 250, 250 मतलब 2 पहला पद 5 और लास्ट पद कितना है हमारा 250 और बटे किया 2, 250 में 2 को जोड़ा तो 255 और 255 का बटा 2 किया तो 2 ही कम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ता 14 और 2 पंजा, तो 127.5 क्या है दोस्तों आपका सही आंसर है। किसका 5 के प्रथम 50 गुणज, पहला गुणज 5, 50वां गुणज 50 पंजा 250, 250 में 5 जोड़ा तो 255, 255 को 2 से 127.5। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण, बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन ये चलता है। समकोण जब नाम दिया, क्या नाम दिया, समकोण त्रिभुज का एक कोण दिया 60 डिग्री, तो तीसरा कोण पूछ लिया। अब देखो जब भी क्वेश्चन में समकोण देता है, जब भी क्वेश्चन में समकोण देता है तो इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो गया। कितने का 90 डिग्री का, तो समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री हो गया। एक कोण दिया 60 डिग्री और तीसरा पूछ लिया, तीसरा मान लिया x और तीनों का योग होता है 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री। और बहुत बार पेपर में ये आ चुका है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो पहला कोण 90, एक कोण कितना 60, मान लो ये 60 है, तो तीसरा कोण हमारे से पूछ लिया, तीसरा कोण क्या कर लिया पूछ लिया, तो 9 में 6 जोड़ा 15, 150। अब x बराबर ये 180, 9 और 6 जोड़ दिया 15 मतलब 150, और उधर गया तो माइनस का हो गया, तो 180 से जो 150 घटा तो 30 डिग्री आ गया। और 30 डिग्री क्या है दोस्तों आपका सही आंसर है 30 डिग्री। तो ऑप्शन सी क्या है अपना सही है। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, पहला कोण जब त्रिभुज कोण सा समकोण दिया तो एक कोण 90 डिग्री का और एक 60 का और तीसरा x का, तीनों का 180। तो 180 ये 9 और 6 15 घटा 150 घटा तो आया कितना 30 डिग्री क्या है दोस्तों आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कोई धन, बहुत ज्यादा चलने वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, कोई धन 10 वर्ष में त्रिगुना कितने प्रतिशत की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से होगा। तो मतलब मैंने आपसे उधारा जो पैसा लिया 1 रुपया उधारा लिया 1 और 3 गुना मुझे वापस करना पड़ गया। 3 गुना का मतलब 3 रुपये वापस करना पड़ गया। जब लिया 1 था और देना पड़ गया 3, तो मैंने आपको 2 रुपये क्या दिया एक्स्ट्रा दिया, और यही क्या दे दिया, यही मैंने आपको ब्याज दे दिया। यही क्या दे दिया ब्याज दे दिया। भाई लिया 1 था देना 3 पड़ गया तो 2 रुपये एक्स्ट्रा दिया, और 2 किस पर दिया 1 रुपये पर। तो इसने पूछ लिया वार्षिक दर, दर पूछ लिया तो 2 रुपये दिए मैंने किस पर 1 रुपये पर और गुणा 100, और जितना दर दिया वो जितना समय दिया वो लिख लेंगे बटे कितना 10, 0 से 0 कट गया। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है इसमें लगाने की। भाई 2 रुपया ब्याज मिला किस पर 1 पर गुणा 100 का बटा 10, और 2 गुणा 10 किया तो 20% क्या है दोस्तों आपका 20% क्या है, सी क्या है आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है जिस पर 25% की छूट दी जाती है, तो वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखो क्रय मूल्य यहां लिखते हैं क्रय मूल्य, और यहां लिख दिया हमने अंकित मूल्य। फिर क्या कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 100 हो गया, और अंकित जो हो गया उस पर 160 हो गया। क्रय मूल्य कितना 100 और अंकित हो गया 160। जब 100 से 160 हो गया तो मतलब 60 बढ़ा तो कितना हो गया 160 बढ़ गया, 160 हो गया। फिर कहा क्या कि जिस पर 25% की छूट, मतलब किस पर अंकित मूल्य पर क्या किया 25% की छूट दे दी। जब अंकित पर 25 की छूट दे दी तो 75 तो क्या किया दुकान वाले ने लिया। जब 25 की छूट दी तो 75 तो लिया और बटे क्या किया 100। 25 से ये 3 बार कटा और ये 4 बार कटा।
25 दिया 75 और 25 चौके 100, 4 से इसको काट दिया, 4 से काट दिया, 4 चौक 16 40 और 40 का 3 में गुणा किया 120। यानी कि छूट देने के बाद वो सामान कितने का बेच दिया, 120 रुपए का। फिर पूछ लिया कितने प्रतिशत लाभ होगा। कोई सामान 100 से 120 रुपए का बिक गया तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कितना बच गया, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 20 रुपए। 20 रुपए क्या हो गया, हमें लाभ हो गया। तो सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। वस्तु का करें 100, अंकित कितना 60 ज्यादा तो कितना 160 हो गया, और 160 पर क्या किया 25 की छूट दी तो गुणा 75 का बटा 100। 25 से 3, 25 से 4 बार कटा, 4 से ये 40 और 40 दिया 120 किया। तो देखो 100 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो 20 का क्या हुआ दोस्तों लाभ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ इधर प्लस है तो एक में क्या किया, एक में प्लस किया। देखो यहाँ पॉइंट बना लो और जीरो लिख दो। अगर मैं एक के बाद पॉइंट लगा लिया और जीरो लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा वैल्यू पर। और अगली वैल्यू जो करते हैं क्या करेंगे, 0 पॉइंट मतलब पॉइंट 1, पॉइंट 01, पॉइंट 00 और 1, और सबको क्या कर दिया, सबको क्या कर दिया प्लस कर दिया। तो ये बना 1, ये बना 1, 1 और पॉइंट 1। तो 1.111 क्या है दोस्तों आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन डी क्या हुआ दोस्तों आपका सही हुआ। क्या करना है, ध्यान रखना पॉइंट की सीध में पॉइंट आना चाहिए। इधर हम कुछ भी अक्षर नहीं है तो जीरो लिख सकते हैं। देखो पॉइंट की सीध में पॉइंट आया तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। देखो क्रय मूल्य क्या है, समान है। उनमें से एक को 20% लाभ पर व दूसरे को 20% हानि पर बेचा तो कुल सौदे में लाभ या हानि बताओ। तो कुल सौदे में लाभ या हानि बताओ। देखो जब यहाँ क्रय मूल्य दिया है, जब यहाँ क्रय मूल्य दिया और 20 सेम लाभ हो रहा और सेम हानि हो रही, तो इस सिचुएशन में न तो लाभ होता और न ही हानि होती। मतलब क्या, न लाभ होता और न हानि होती। अगर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य देता फिर हमेशा हानि होती। मतलब क्रय मूल्य अगर दिया हुआ है, अगर क्रय मूल्य दिया हुआ तो ना लाभ होता ना हानि। कब, जब समान विक्रय दिया, न लाभ न हानि, ना लाभ होगा और नहीं हानि होगी। तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों अपना सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक गोले की त्रिज्या दे दी तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया। देखो गोला होता है एक ठोस आकृति। एक ठोस आकृति को आप क्या बोल सकते हैं, गोला बोल सकते हैं। और इस गोले की जो त्रिज्या दे दी, इस गोले की जो आपको त्रिज्या दी, इस गोले की त्रिज्या दे दी 14 मीटर। त्रिज्या दे दी दोस्तों 14 मीटर। मतलब यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो 14 मीटर दे दी। ये क्या है, त्रिज्या। और जब त्रिज्या 14 मीटर दे दी, पूछ क्या लिया, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4 का मतलब 4 और पाई का 22/7 और r का मान कितना 14 मीटर गुणा 14 मीटर। 7 से 1 कट गया 2 बार, 7 से 2 बार कटा और 22 का 4 में गुणा 88 गुणा 14 दूनी 28 मीटर का स्क्वायर। और 88 और 28 की गुणा किया, 88 और 28 की गुणा किया तो गुणा करके चार साइड में देख सकते हैं। 8 8 64 का 4 का असल 6, 8 8 64 और 6 70 गुणा 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, तो 4 6 7 और 7 14 और 1 2, 2464। 2464। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो 4 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14 और काट दिया तो 2 बार 22 चौक 88 गुणा 28 किया तो 2464 मीटर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्कूल में 45% लड़कियां हैं। देखो लड़कियां जो हैं वो 45% हैं, मतलब 100% क्या होंगे स्कूल में स्टूडेंट होंगे। 100% क्या हुए स्टूडेंट हुए और उसमें से 45 क्या हैं लड़कियां हैं।
45% की जो वैल्यू है वो लड़कियों की है। जब 100 में से लड़कियां 45% है तो 100 में से 45 घटा तो 55, और 55% क्या आ गए, लड़के आ गए। 55% क्या आ गए, लड़के आ गए, और लड़कों की संख्या दी 330, तो 55% का मान 330 और 1% का मान 330 का बट्टा 55, और 55 का 6 से गुणा किया, 1% का मान 6, तो 1% का मान दोस्तों 6 आया। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, जब 1 का मान 6 आया तो 100 का मान 100 गुणा 6, 100 गुणा 6, तो 100 छिक्का 600। कुल विद्यार्थी क्या पूछ लिया, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100% है दोस्तों, तो 100% का वैल्यू पूछ लिया, तो 100 गुणा 6 मतलब 600। तो डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। 100% कुल हुए टोटल बच्चे, जब 45 लड़कियां तो 55 लड़के हैं, और लड़कों की वैल्यू दी 330, तो 55 का मान 330, 1 का 330 का बट्टा 55, तो 1% का वैल्यू 6 आ गया, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100, तो 100 छिक्का 600। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेखा व सुनीता की आयु का अनुपात, रेखा दिया और सुनीता दिया। रेखा और सुनीता इन दोनों की आयु का जो अनुपात दिया 10:4 दिया। रेखा की आयु 10 के अनुपात में हो सकता है, 20 हो, 30 हो, 40 हो, कुछ भी हो सकता है, और सुनीता के 4 के अनुपात में। फिर कहा अंतर, उनकी आयु का जो अंतर दिया, आयु का जो अंतर क्वेश्चन के अनुसार दिया वो दिया आपको 36 वर्ष। उनकी आयु का जो अंतर दिया दोस्तों वो दिया 36 वर्ष। जब इसके अनुसार 36 है तो हमारे अनुसार हो गया 6, तो 6 का मान 36, तो 1 का मान 36 का बट्टा 6, और 6 से काट दिया तो 6 छंग, तो 1 का मान 6 आ गया। और पूछ लिया कि इसकी रेखा की आयु बताओ, और रेखा पर कितने 10 अनुपात हैं, तो 10 में गुणा कर दिया 6 की, तो 10 छिक्का 60 वर्ष। तो जो रेखा है वो 60 वर्ष, तो मतलब बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। अगर सुनीता पूछता तो 4 गुणा 6, मतलब 1 का वैल्यू 6, तो सुनीता पूछता 6 चौक 24, कोई ना कोई ऐसा भी ऑप्शन बन सकता था। देखो रेखा 10, सुनीता 4, 10 और 4 का अंतर 6 अनुपात का, और 6 किसके बराबर 36, और 1 36 का बटा 6, तो मतलब 6, एक वैल्यू का मान 6, और रेखा के पास 10 अनुपात है, तो 10 छिक्का 60। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10,000 रुपये का 5% की दर से, 10,000 रुपये का 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो क्या दिया, दर दिया जो 5% दिया, और 5% को लिख सकते हैं 5 का बट्टा 100, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो मतलब क्या 1/20, और 20 क्या हो गया, मूलधन हो गया। 20 क्या होगा, मूलधन, और 1 जो हो गया वो ब्याज हो गया। ये रेशियो मेथड से करेंगे, रेशियो मेथड से ही मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया। अगर किसी के नहीं समझ में आता तो एक बार चक्रवृद्धि ब्याज के पूरे चैप्टर पर जाएं, और प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। दर देखो डिपेंड करता है हमारी दर पर, दर है 5, तो 5 का बटा 100 किया, तो 1/20 हुआ, तो मूलधन 20 और ब्याज 1। देखो मूलधन और मूलधन से मिलकर क्या बनता है, मिश्र धन बनता है, तो मूलधन अनुपात मिश्र धन किया, तो देखो मूलधन कितना 20, और जब 1 ब्याज मिला तो 21 हो गया, और कितने साल हैं, 2 साल हैं, तो 2 बार किया 20, और कितना हो गया 21, तो 20 और 20 का जो गुणा किया 400 अनुपात में आया, और इसका गुणा किया तो 441। अब पूछ क्या लिया, ब्याज पूछ लिया। अब 400 रुपये 441 हो गए, तो कितने रुपए का, 41 रुपए का क्या हो गया, ब्याज हो गया। 41 रुपए का ब्याज, या 41 यूनिट का क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो पूछा क्या, ब्याज पूछा। देखो हमारे अनुसार मूलधन 400 रुपये है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 10,000 है, तो मूलधन मतलब 400 का जो वैल्यू है वो 10,000 है मूलधन। हमारे अनुसार तो अनुपात 400 है मूलधन का, और क्वेश्चन के अनुसार है 10,000, तो 1 अनुपात का वैल्यू 10,000 का बट्टा 400, 2 जीरो कट गया, और 4 से 25 बार कटा, 4 से 25 बार कटा, 1 अनुपात का वैल्यू 25 आया, और किसके पास, मूल ब्याज के पास जो है 41 वैल्यू है, तो 41 गुणा 25,
25 एकम 25 और 25 में 2 हासिल लगे, 25 चौका 100 और 2 102, तो 1025 क्या आ गया आपका ब्याज 1025। तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। ये जो क्वेश्चन करना है थोड़ा सा दर को क्या करना है, रेशियो वाले मेथड से करना है। 5% तो 5/100 तो मतलब 1/20, यानी कि 20 क्या है मूलधन और ब्याज मिल गया 1 रुपये। जब 20 मूलधन है, 1 ब्याज मिला तो 21, 20 है तो 21 हो गया, 20 और 20 का गुणा किया तो 400 और 21 21 का 441। जो 400 और 441 में अंतर आया वो 41 का आया, यानी कि 41 यूनिट का अंतर है। अब पूछ क्या लिया, ब्याज। पहले यूनिट देख लो, हमारे अनुसार मूलधन 400 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 10,000, तो 1 का अंतर 10,000 का बटा 400, 4 से कटा 25 और ब्याज पर 41 यूनिट है तो 41 गुना 25 1025। जब इस क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो 1 से 2 लाइन में क्वेश्चन आपका खत्म हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और बी एक काम को क्रम से ए तो क्या 12 दिन में करता है, ए तो एक काम को क्या 12 दिन में करता है, और बी 1 या 12 में और बी करता है उसी काम को 15 में। ए एक काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और कुल मजदूरी 12 और 15 का क्या ले दिया, एलसीएम ले दिया, एलसीएम हुआ 60, तो 12 से 1 कटा 5 बार और 15 से 4 बार। 12 से कटा 5 बार और 15 से कट गया 4 बार, तो 5 काम इसने किया, 4 काम इसने किया, तो काम हो गया 9, काम हो गया 9, और 9 काम का जो मजदूरी मिली 7200 रुपये मिली। 9 काम की 7200 मिली, तो एक काम की आप चेक कर लें 7200 का बट्टा 9, और 9 से 1 कट गया 9 8 72 800, तो एक काम का जो पैसा मिला वो 800 रुपये मिला। फिर पूछ क्या लिया, ए का हिस्सा पूछ लिया, तो ए का हिस्सा, अब देखो ए का हिस्सा पूछ लिया, और ए ने जो काम किया वो 5 काम किया, और एक काम का 800 रुपये मिल रहा है, तो 5 गुना 800 तो मतलब 4000 रुपये, और 4000 क्या है दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही। ए 12 में बी 15 में, 12 और 15 का 60 लिया, 15 से 5, 12 से 5 बार, 15 से 4, 5 और 4 9, और 9 का मिला कितना 7200, 1 का मिला 7200 का बटा 9 तो मतलब 800, एक अनुपात का मिला 800 रुपये, तो ए का हिस्सा पूछ लिया 5 गुना 800 मतलब 4000 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 का वर्ग, तो 24 का वर्ग पूछ लिया, तो 24 गुणा 24 कर दें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या का वर्ग नहीं आएगा। अगर आपको इसकी ट्रिक देखनी है तो मैंने आपको जो वर्गमूल वाला चैप्टर कराया उसमें मैंने ट्रिक भी कराया है, तो वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में जाओ आप और आप चेक कर सकते हो। तो 4 चौक 16, 1 4 दूना 8 और 1 9, 2 का 4 में 8, 2 दूनी 4, 9 और 8 17, 4 और 1 5, 576 क्या है दोस्तों आपका डी ऑप्शन क्या है आपका सही है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक संख्या को उसके 2/3 भाग में जोड़ने पर योगफल 35 आता है, तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। अब देखो 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, या तो आप ऑप्शन वाले मेथड से कर लो, मतलब जो संख्या हमारी 21 है और 21 का अगर 2/3 आप निकाल दो, 21 का 2/3 निकाल दो, तो 3 से 7 बार कट गया और 7 दूना 14, यानी कि 21 का 2/3 कितना है 14, और 21 में इसका 2/3 मतलब 14 जोड़ दिया तो 35 आ गया, और ए ऑप्शन ही क्या है हमारा सही है। ए ऑप्शन ही क्या है आपका दोस्तों सही है। किस तरह, ये ऑप्शन मेथड है, मतलब योग कितना दिया, संख्या का योगफल 35 आता है, कब, जब संख्या का 2/3 किया जाए। अब संख्या हमारी मान लो ऑप्शन 21 है, तो 2/3 3 से कट गया 7, और 3 से कोई और वैल्यू नहीं कटती, तो वैसे भी पहला ही ऑप्शन बनता है। अगर आप मेथड से करते हैं तो क्या मान लो, संख्या मान लो x, और जब क्या किया उसके 2/3 में, तो x का 2/3 तो मतलब 2x/3 होगा, और इन दोनों का जोड़ने पर, और जोड़ने पर क्या कहा योगफल कितना 35 आता है, इन दोनों का जोड़ 35 आता है। क्या किया, संख्या मान लो मैंने x मान लिया, और संख्या का 2/3 तो 2x/3 हो गया, 2x/3 हो गया, जोड़ने पर कितना है 35, तो 3 का 1 में गुणा किया, इसमें गुणा किया 3x प्लस 2x, और बटे कितना एलसीएम देखो 3 और 1 का एलसीएम 3 लिया, 3 से 3 1 से 3 कटा 3 बार, और 3 से 1 कटा 2 बार,
3 से 3 कटा कोई बार नहीं, मतलब एक बार कटा, तो 3 और इसका एलसीएम हो गया 35, इसके बटे में क्या कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई। दोबारा चेक करें, 3 और 1 का एलसीएम लिया 3, तो 1 से कितनी बार 3 बार, और 3 से कितनी बार 1 बार, तो एक ऊपर गुणा किया, 3 और 2 5 हो गया, तो 5x बटा 35 दिया 105, और x बराबर 105 का बटा 5, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 11 मतलब 21, 5 दूनी 10 और 1 बच्चा 5 एकम 5, तो 21, इस अनुसार भी आपका 21 ही सही आता है। डिपेंड है आपके ऊपर कि आप ऑप्शन मेथड कर रहे हैं या फिर आप डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन ऑप्शन मेथड से ही हिंट मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छात्रों की एक पंक्ति में राम का स्थान साइड से, एक साइड से कितना 17वां, अगर इधर से चलते हैं तो राम आया 17वें स्थान पर। यह क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं, कई बार कराने का इसलिए है कि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और दूसरी साइड से भी राम कितने स्थान पर है 17वें स्थान पर। ऐसे चलते चले जाएं, ऐसे चलते चले जाएं तो यहाँ भी क्या है 17वें स्थान पर है। तो कहा पंक्ति में कुल सदस्य, तो क्या करो दोनों सदस्य को जोड़ दो, मतलब 17 और 17 को जोड़ दो और क्या कर दो 1 घटा दो। अब 1 क्यों घटाना, क्योंकि राम का स्थान इधर से भी दिया और उधर से भी दिया, तो राम 2 बार काउंट हो गया, 17 और 17 जोड़ दिया तो 34 और 1 गया तो 33, और 33 क्या 33 मतलब बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं। ये किसी सांकेतिक भाषा में एसएससी, देखो एसएससी को बोल दिया बीबीसी को बोलता, तो एसएससी को बोल दिया 19 19 3, देखो 19 19 और 3, तो इसने पूछ लिया बीबीसी का कोड। देखो एस जो होता है, एस का जो अल्फाबेट होता है दोस्तों वो 19वें क्रम पर होता है, तो 19 इसका लिखा, 19 इसका, और सी लिखा 3 पर, सी लिख दिया 3 पर। तो ऐसे ही बी जो होता है वो 2 पर होता है, बी भी 2 पर, और सी जो होता है वो आपका, सी जो होता है 3 पर, और 223 क्या है आपका सी आंसर क्या है आपका सही है। सी आंसर क्या आपका सही है। तो आप कमेंट में एक रिप्लाई करेंगे कि इंडियन आर्मी का इस हिसाब से INDIAN इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी का इस हिसाब से कोड क्या होगा, आपको रिप्लाई करना है कि I 9 पर है, N किस पर है, ऐसा इसका कोड का आपका आज का क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में फिल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 36 से 28 आया, 28 से 24 गया और 24 से 22 गया, तो 22 से क्वेश्चन मार्क। देखो 36 से क्या किया, ये सीरीज जो चल रही है इधर को घटती हुई क्रम में चली, घटते क्रम में चली, 36 से 8 घट रहे हैं, फिर कितना 4 घटे, फिर कितना 2 घटे। देखो क्या सिचुएशन चली, 8 घटे, 8 का आधा 4 घटे, 4 का आधा 2 घटे, और 2 का आधा कितना 1 घटा, तो 22 से 1 गया तो 21, और 21 क्या मतलब सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी का भाई है, रक्त संबंध का एक क्वेश्चन दिया, क्या कहा ए जो है वो बी का भाई है, और जब भाई है तो बराबर की पीढ़ी है, ए किसका भाई है बी का, ए भाई है तो प्लस। देखो भाई के लिए, लड़के के लिए आप अगर कहीं लड़का दिया तो वहां उसके स्थान पर जब ए बी सी देगा प्लस लिखेंगे, अगर लड़की दिया या स्त्री दिया तो वहां माइनस का सिंबल देंगे। तो ए भाई है, ए भाई है किसका बी का, फिर अगली लाइन में सी डी का पिता है। अब कौन पिता, सी पिता किसका डी का, लेकिन सी और डी नहीं है यहाँ, तो अगली लाइन चलेंगे। ई बी की माता है, इस बी की कोई माता है, इस बी की कोई माता है जिसका नाम ई है, और ये क्या है माता, तो मतलब माइनस सिंबल। फिर क्या कहा ए और डी भाई हैं, ए और डी मतलब ए के साथ डी कनेक्ट है, डी इसका भाई है, ए के साथ डी कनेक्ट है, डी भाई है। लेकिन पहली लाइन में क्या कहा था, सी डी का पिता है। कौन, सी किसका पिता, इस डी का पिता क्या है सी, और सी क्या है पिता। जब ये भाई है, ये सी ए डी और ए क्या है भाई, तो ये भी क्या होगा सी ए का भी पिता होगा, और ये दोनों भाई बहन थे समथिंग कुछ भी, तो इसका भी क्या होगा पिता होगा। लेकिन इसकी माता कौन थी ये, तो ये क्या हुआ, ये पिता हुआ, ये माता हुआ, तो ये बने पति और पत्नी। तो ये बने पति, मतलब सी प्लस आया तो पति बना, ई माइनस सिंबल आया तो माता बनी, तो क्या कहा या पत्नी बनी, पति और ये पत्नी।
तो ई से सी का क्या संबंध है? किसका? ई का। किससे? सी का। अब किसका पूछ लिया? ई का पूछ लिया। जब ई का पूछ लिया तो ई क्या होगी? सी की पत्नी। तो डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका? सही है। भारत दिया रुपया, भारत का संबंध रुपया से है तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम दिया। और आप इसका आंसर जो करेंगे कमेंट में करेंगे कि बांग्लादेश की मुद्रा टका है या येन है या युआन है या बाहत है। अगर आपको इसका सही आंसर पता है, इन चारों में से कोई एक है, तो आप फिर दूसरा येन किसकी है, युआन कौन से देश की है, बाहत किसकी है और टका किस देश की है, वो रिप्लाई करेंगे। और कल के क्वेश्चन का मैं रिप्लाई कर रहा आपका, मैंने कुछ फॉर्मूला आपसे पूछा था, जैसे क्या? बेलन का आयतन। क्यों पूछा था भाई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस एक क्वेश्चन में आपका इस एक मतलब एक आयतन के फॉर्मूले में आपका एक नंबर रखा हुआ है, तो मतलब 2। गोले का आयतन, गोला का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, बहुत बार मैं आपको इसको रिपीटेड भी कराऊंगा। अर्ध गोले का आयतन, शंकु का आयतन, घन का आयतन और घनाभ का आयतन। घन का आयतन और घनाभ का आयतन। देखो जो आयतन होता है, आयतन बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का, क्योंकि बेलन में क्या ऊंचाई नहीं होती भाई, तो अर्धगोले का होता है, जब गोले का पूरे का 4/3 होगा तो अर्धगोले का 2/3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले के बाद आता है आपका शंकु का। शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। घन का आयतन होता है भुजा की 3, क्योंकि घन के अंदर सारी भुजा समान होते हैं, भुजा की पावर 3। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर अग्निवीर एग्जाम में आप आर्मी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर ट्रेडमैन का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का 2 नंबर का मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये आयतन का फॉर्मूला जरूर आपसे पूछता है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।